कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। माई सेल्फ जया, जया की क्लास में फिर से आपका एक बार स्वागत है। जैसा कि कल हम लोगों ने पढ़ा था टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट क्या होता है? टाइम मैनेजमेंट में जो पारिवारिक जीवन चक्र होता है उसमें टाइम मैनेजमेंट के कितने स्टेप होते हैं, कैसे टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, कौन सी ऐसी अवस्था होती है जिसमें टाइम जो होता है ज़्यादा लगता है, कौन सी अवस्था होती है जिसमें टाइम मैनेजमेंट जो टाइम होता है टाइम की अवधि कम हो जाती है। कल हमने सारी चीज़ें पढ़ी थी। पीक लोड क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट के जो टूल्स होते हैं कौन कौन से होते हैं, पीक लोड क्या होता है, रेस्ट पीरियड क्या होता है, वर्क कर्व क्या होता है, डाइवोटलिंग क्या होता है, सारी चीज़ें कल हम लोगों ने पढ़ ली हैं। एग्ज़ाम के पर्पज़ से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। आई होप आपने चीज़ों को रिवाइज़ किया होगा, लिखा होगा। वन लाइनर में मैं हर क्लास में बोलती हूँ कि वन लाइनर के नोट्स आपके पास होने चाहिए। आप साथ के साथ बनाते रहेंगे तो ईज़िली बन जाएगा, एक साथ नहीं बन पाएगा। मे बी आपका जो टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम है दिसंबर में कंडक्ट हो सकता है, तो उसी के पर्पज़ से आपकी तैयारी दिसंबर तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो उसी के हिसाब से आप तैयारी कीजिए, वन लाइनर के नोट्स बनाते चलिए साथ के साथ, क्योंकि एकदम से काफ़ी सिलेबस हो जाएगा तो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। आज हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी मैनेजमेंट। जो एनर्जी मैनेजमेंट होता है, क्या होता है एनर्जी मैनेजमेंट? जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था टाइम मैनेजमेंट, हम लोगों ने टाइम मैनेजमेंट पढ़ा था। जो टाइम मैनेजमेंट होता है और जो मनी मैनेजमेंट होता है, पढ़ेंगे आगे मनी मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट। ये क्या होते हैं? ये आराम से हो सकते हैं, मतलब इजीली तरीके से इनका मैनेजमेंट हो सकता है। पूछा गया क्वेश्चन है सबसे जो जटिल मैनेजमेंट होता है कौन सा होता है? सबसे जटिल मैनेजमेंट होता है एनर्जी मैनेजमेंट। क्या होता है? एनर्जी मैनेजमेंट सबसे कठिन होता है। क्यों होता है ये इसलिए होता है, क्यों होता है एनर्जी मैनेजमेंट? एनर्जी मैनेजमेंट इसलिए जटिल होता है क्योंकि टाइम में क्या होता है, आपके पास पता है कि आपके पास 24 घंटे हैं। मनी में पता है कि आपके पास इनकम आपकी इतनी है, आपको पता है कि आपके पास मनी आय का जो स्रोत है कितना है, आपकी जो इनकम है वो कितनी है, आपको पता है। टाइम आपको पता है कि आपके पास 24 घंटे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको मैनेजमेंट करना है। लेकिन एनर्जी जटिल क्यों है? एनर्जी जटिल इसलिए है कि एनर्जी के बारे में नहीं पता होता कि हर व्यक्ति की एनर्जी अलग अलग होती है, लेकिन जो 24 घंटे हैं वो सबके पास सेम है। 24 घंटे, वो 24 घंटे जो हैं वो सबके पास क्या होंगे? 24 ही घंटे होते हैं। आय क्या होगी? आय आपको पता होगी कि हमारी आय इतनी है, जो इनकम होती है, आय होती है, वो सबको पता होता है। उसके हिसाब से आप मैनेजमेंट कर सकते हैं। लेकिन एनर्जी मैनेजमेंट जटिल क्यों होती है? जटिल इसलिए होती है क्योंकि इसमें नहीं पता होता कि एनर्जी कैसे कितनी है। हर व्यक्ति की एनर्जी अलग अलग होती है, हर काम में एनर्जी जो होती है अलग अलग लगती है, इसलिए थोड़ी सी ये जटिल होती है। ऊर्जा प्रबंधन का अर्थ, ऊर्जा जो होती है, एनर्जी मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस क्या होता है, पढ़ लेते हैं। ऊर्जा प्रबंधन है क्या? ऊर्जा प्रबंधन का प्रभावी उपयोग, कम अपव्यय और बेहतर परिणाम। जैसे कि हम लोगों ने टाइम मैनेजमेंट में पढ़ा था, कि अधिक मतलब कम समय लगा के काम अत्यधिक काम करना। हम लोगों ने पढ़ा था अत्यधिक मतलब काम अत्यधिक होने चाहिए, टाइम कम लगना चाहिए। सेम ऐसे ही है कि आपकी जो एनर्जी है यानी कि ऊर्जा है, ऊर्जा कम लगा के अत्यधिक काम हो सके। अत्यधिक काम अधिक होने चाहिए, एनर्जी आपकी कम लगनी चाहिए। ऊर्जा प्रबंधन के उद्देश्य क्या हैं? ऊर्जा प्रबंधन के उद्देश्य क्या हो सकते हैं? क्या है उद्देश्य?
ऊर्जा प्रबंधन के उद्देश्य क्या होंगे? ऊर्जा प्रबंधन के जो उद्देश्य हैं, ऊर्जा प्रबंधन के उद्देश्य खपत नियंत्रित करें, यानी कि कंट्रोल करें, खपत नियंत्रित करें, कंट्रोल कॉन्सर्पेशन, जैसे कि केवल आवश्यक ऊर्जा का ही उपयोग करें। जैसे कि हम लोगों ने टाइम में भी पढ़ा था कि जो इम्पोर्टेंट काम हो, जो ज़रूरी काम हो, उनको क्या करें, उनको पहले करें। लागत घटाएं, ऊर्जा की कुशल उपयोग से घरेलू खर्चे कम करें। सतत उपयोग, सतत उपयोग से क्या आप समझते हैं? सतत उपयोग क्या है? ऊर्जा का उपयोग, ऊर्जा की जिम्मेदारी, जो ऊर्जा की जिम्मेदारी से उपयोग करें ताकि वो भविष्य के लिए उपलब्ध रहे। भविष्य के लिए कैसे उपलब्ध रहे? जैसे कि आप एनर्जी जो है, ऊर्जा आप वहाँ पे व्यय करें जहाँ पे आप के जो ज़रूरी काम है, वहाँ पे आप ऊर्जा अपनी व्यय करें। कुछ ऊर्जा बचा के रखें, जैसे कि भविष्य में क्या, जैसे कि अचानक, जैसे हम लोगों ने टाइम मैनेजमेंट में पढ़ा था कि कुछ टाइम ऐसे बचा के रखने चाहिए, जैसे आपातकालीन, जैसे आपको कहीं जाना पड़ सकता है, कुछ मेडिकल प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसमें टाइम आपको थोड़ा टाइम मैनेजमेंट उसी हिसाब से करना चाहिए। इसी तरह ऊर्जा में भी है कि सतत उपयोग करें, भविष्य के लिए कुछ ऊर्जा बचा के रखें। जैसे आपको कहीं जाना पड़ सकता है, कहीं जाएंगे आएंगे तो एनर्जी लगेगी, मेडिकल कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, उसके लिए भी आप कुछ काम करेंगे, कुछ जाएंगे, हॉस्पिटल जाएंगे, उसके लिए भी एनर्जी चाहिए, वैसे आप समझ सकते हैं। कार्य क्षमता बढ़ाएं, कार्य क्षमता बढ़ाएं, कार्य क्षमता कैसे बढ़ाएंगे? जस्ट अ मिनट। कार्य क्षमता बढ़ाएं, कार्य क्षमता में क्या है? कार्य क्षमता बढ़ाएं, कम समय, प्रयास और ऊर्जा में बेहतर परिणाम प्राप्त करें। जैसे कि कम ऊर्जा में परिणाम अच्छे होने चाहिए। जैसे कि हम लोगों ने टाइम मैनेजमेंट में पढ़ा था, कम समय लगा के अत्यधिक काम करना, जीवन स्तर सुधारें। अच्छा ऊर्जा प्रबंधन दैनिक कार्यों को अधिक सुरक्षित, आसान और आरामदायक बनाता है। यानी कि जो आप एनर्जी मैनेजमेंट करते हैं, इससे क्या होगा कि अच्छा ऊर्जा जो होता है, आप अच्छा जो एनर्जी मैनेजमेंट करेंगे, दैनिक कार्यों को अधिक सुरक्षित करता है। यानी कि जो दैनिक आपके काम होते हैं वो ईजिली तरीके से हो सकते हैं और आपको आसान और आरामदायक बनाता है। ऊर्जा प्रबंधन के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं? ऊर्जा प्रबंधन के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं? पहले बचत करें, अधिक ऊर्जा की व्यवस्था करने से पहले अनावश्यक उपयोग से बचें। जैसे कि अधिक ऊर्जा की व्यवस्था करने से पहले अनावश्यक उपयोग से बचें, यानी कि जो ज़रूरी काम हैं उनको आप पहले करें, अनावश्यक जो काम होते हैं उनमें आप एनर्जी वेस्ट मत करें। सही उपयोग करें, प्रत्येक कार्य के लिए सही विधि, उपकरण और ऊर्जा की मात्रा को चुनें। निगरानी करें और सुधारें, उपयोग पर ध्यान दें, अपव्यय की पहचान करें और अगली योजना में सुधार करें। जैसे कि उपयोग पर ध्यान दें, जैसे कि एनर्जी पर ध्यान दें, अपव्यय की पहचान करें, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जी, यानी कि काम आपका कम हो रहा है, एनर्जी ज़्यादा लग रही है, इसकी ऐसे कामों की क्या करें, पहचान करें और अगली योजना में इसकी सुधार करें। परिवार की आवश्यकता अनुसार क्या है? परिवार के आकार, दिनचर्या, स्वास्थ्य, प्राथमिकताओं के अनुसार ऊर्जा उपयोग की योजना बनाएं। जैसे कि क्या है इसका? परिवार के आकार, दिनचर्या, स्वास्थ्य और प्राथमिकताओं के अनुसार ऊर्जा बनाएं, यानी कि अपने फैमिली मेंबर्स के अकॉर्डिंग आपको एनर्जी मैनेजमेंट करना पड़ेगा। आपकी फैमिली में कितने सदस्य हैं, कितने लोग हैं, किनको पहले भोजन चाहिए, किनको पहले दवा चाहिए, किनको क्या चाहिए, बच्चों हैं, बच्चों की देखभाल के लिए सारा जो मैनेजमेंट है अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग, अपने फैमिली मेम्बर्स के अकॉर्डिंग आपको एनर्जी मैनेजमेंट करना पड़ेगा।
ऊर्जा प्रबंधन की प्रक्रिया क्या है, यानी प्रोसेस ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट, जो प्रोसेस है एनर्जी मैनेजमेंट का उसका क्या है। आकलन करें, कैसे, कार्य उपलब्ध ऊर्जा, समय, उपकरणों और परिस्थितियों को समझें। अवसरों की पहचान करें, पहचान करें कि ऊर्जा, समय या प्रयास की बचत कहाँ की जा सकती है। ये अवसरों को समझें कि हम अपनी ऊर्जा को मतलब पहचान करें कि ऊर्जा, समय या प्रयास की बचत कहाँ हो सकती है, कहाँ हम अपनी एनर्जी को बचा सकते हैं और टाइम को बचा सकते हैं। प्लान प्लस एक्ट, यानी योजना बनाएं और कार्य करें। पहले आप योजना बनाएं, फिर उस पर लागू करें। प्राथमिकताएं तय करें, यानी कि जो ज़रूरी काम हैं, जो प्राथमिकताएं हैं, उनको आप पहले करें। प्राथमिकताएं तय करें, चरणों को व्यवस्थित करें, यानी कि आपने जो प्राथमिकताएं तय की हैं, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को अरेंज किया हुआ है, तो स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लागू करें और कुशलतापूर्वक पूरा करें। समीक्षा करें, परिणाम जैसे परिणाम है, आराम है, लगे हुए समय और खर्च हुई ऊर्जा की जांच करें। पुनः योजना बनाएं, जैसे आप समीक्षा करेंगे, समीक्षा से पता चलेगा, समीक्षा से क्या होगा, पता चलेगा कि हमारी ऊर्जा कहाँ पे मतलब अधिक लगी है, या तो अधिक ऊर्जा लगी, काम कम हुआ है। ऐसे क्या करें, ऐसे अवसरों की पहचान करें और जो नेक्स्ट प्लान बनाएं उसमें क्या करें, पुनः योजना जब बनाएं तो उस चीज़ों को सुधारें। जैसे कि अगली बार बेहतर परिणाम के लिए विधि, क्रम, उपकरण या विश्राम अवधि में बदलाव करें। उपकरण और तकनीकी क्या होते हैं, यानी टूल्स। जैसे कि हमने टाइम मैनेजमेंट में भी टूल्स पढ़े थे, आते हैं क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइम मैनेजमेंट पे हमने पढ़ा था क्या, पीक लोड क्या होता है, वर्क कर्व क्या होता है, रेस्ट पीरियड क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी। डेवेटलिंग क्या होता है, उससे क्वेश्चन बनते हैं, चीज़ें हमने कल पढ़ी थी। उसी तरह आज है एनर्जी मैनेजमेंट में टूल्स क्या होते हैं, तकनीकी क्या होते हैं, यानी कि टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट क्या होता है। जैसे कि मीटर है, निगरानी है, मेज़र है, मापें, कैसे मापेंगे, यानी कि ऊर्जा जो है, ऊर्जा उपयोग को दर्ज करें। जहाँ पे आप ऊर्जा अपनी व्यय कर रहे हैं, कहाँ पे लगनी, ये सब पहले मैनेजमेंट करेंगे ना ऊर्जा का, यानी कि आप किस काम को कब करेंगे और किस काम को बाद में करेंगे, और कौन से काम हैं, काम जो कौन सी मतलब ऐसे काम है जिनके लिए आप एनर्जी को बचा के रखेंगे। ये सारी चीज़ों की क्या करेंगे, ये सारी चीज़ों की एक लिस्ट बनाएंगे, सूची बनाएंगे, सूची में दर्ज करें ताकि आपको पता चले कि ऊर्जा कहाँ और कब खर्च हो रही है। विश्लेषण सॉफ्टवेयर को समझें, जैसे कि इसका क्या मतलब है, अभिलेख या सॉफ्टवेयर का उपयोग करके उपयोग के पैटर्न की तुलना और करें और अव्यय की पहचान करें। दक्ष उपकरण क्या होता है, ऐसे उपकरण चुनें जो कम ऊर्जा से अच्छे परिणाम दें, यानी कि ऐसे टूल्स का चुनाव करें कि मतलब रिजल्ट अच्छे दें लेकिन हमारी एनर्जी कम लगे। जैसे कि आप वॉशिंग मशीन का यूज कर सकते हैं, आपका समय भी कम लगेगा और एनर्जी भी कम लगेगी और मतलब जो काम होगा वो भी बेहतर तरीके से हो सकेगा। ग्राइंडर का यूज करें, मिक्सर ग्राइंडर का यूज़ करें, आपकी एनर्जी भी मैनेज होगी और टाइम भी मैनेज होगा। चीज़ों को समय ऊर्जा तकनीकी, ये क्या होती है, कठिन कार्यों को अधिक ऊर्जा वाले समय से मिलाएं और विश्राम को शामिल करें। यानी कि जैसे हमने टाइम मैनेजमेंट में भी पढ़ा था कि ऐसा टाइम प्लान करें कि आप खुद के लिए भी समय निकाल के आराम कर सकते हैं। उसके बाद जो आप काम करेंगे वो काम की क्वालिटी क्या होगी, बेहतर होगी। सेम ऐसे एनर्जी मैनेजमेंट में भी है कि काम जो आप लगातार काम करेंगे उससे क्या होगी, एनर्जी आपकी ज़्यादा लगेगी और काम की जो गुणवत्ता होगी वो ख़राब होने लगती है। इसलिए आप विश्राम और आराम को भी मतलब उसके लिए भी आप अपनी एनर्जी को बचा के रखें। परिवार जीवन चक्र और ऊर्जा का संबंध क्या है,
परिवार जीवन चक्र और ऊर्जा का संबंध क्या होता है, यानी रिलेशन ऑफ एनर्जी टू द फैमिली लाइफ साइकिल। क्या होता है नवविवाहित, जैसे नवविवाहित ऐसे हम लोग स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए एक मिनट, फैमिली लाइफ साइकिल क्या होता है, ऐसे होते जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे करते, यहाँ से शुरुआत हुई, क्या हुई नवविवाहित, यानी शादी से स्टार्ट हुआ, शादी से स्टार्ट होती है लाइफ। शादी के बाद क्या हुआ, जैसे हम लोगों ने टाइम मैनेजमेंट में भी पढ़ा था कि शादी के बाद जो टाइम मैनेजमेंट होता है उसको हम कैसे करेंगे, सेम ऐसे एनर्जी मैनेजमेंट में है कि जो नवविवाहित होते हैं नई दिनचर्या बनती है तथा घरेलू कार्यों को बंटकर व्यवस्थित किया जाता है। देखभाल फिर क्या होती है, सेकंड जो स्टेज आती है हमारी, वो छोटे बच्चे आ जाते हैं, यानी कि छोटे बच्चे आ जाते हैं, बच्चे क्या है, देखभाल, भोजन, निगरानी और घरेलू कार्यों के कारण ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाती है। इसमें क्या होगी, इसमें जो ऊर्जा होगी, एनर्जी जो होगी, इसमें क्या होगी, इसमें घटती है, इतनी ज़्यादा नहीं लगेगी एनर्जी, क्योंकि शादी के बाद इतनी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब एनर्जी की मांग कब बढ़ती है, जब बच्चे छोटे होते हैं, इसमें एनर्जी की मांग क्या होगी, ऊर्जा की मांग बढ़ जाती है, ऊर्जा की मांग बढ़ जाती है। किशोरावस्था में कि फिर क्या आती है, थर्ड स्टेज हमारी आती है किशोरावस्था आती है। किशोरावस्था में क्या होता है, बदलती दिनचर्या, पढ़ाई की आवश्यकताएं और बढ़ती आत्मनिर्भरता परिवार की ऊर्जा उपयोग को प्रभावित करती है। छोटे बच्चों में जो आपका एनर्जी है वो ऊर्जा की मांग क्या हुई, बढ़ी। किशोरावस्था में फिर और बढ़ी, किशोरावस्था में और चीज़ें बढ़ने लगती हैं। फिर विस्तार चरण, इसमें क्या होता है, परिवार के अधिक सदस्यों, जिम्मेदारियों के कारण समय और ऊर्जा की सावधानीपूर्वक योजना बनानी चाहिए। इसमें क्या होगी, जो बच्चे होंगे उनकी शादी हो जाएगी, चीज़ों को क्या होगी, थोड़ी सी जो ऊर्जा की मांग होगी वो कम होने लगेगी। वृद्धावस्था में इसमें क्या आ जाएगा, विस्तार की अवस्था आ जाएगी। फिर वृद्धावस्था आ जाएगी, वृद्धावस्था आ जाएगी। वृद्धावस्था में ऊर्जा की मांग क्या होगी, दैनिक ऊर्जा प्रबंधन में स्वास्थ्य, आराम, सुरक्षा और सहायता महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसमें क्या होगी, ऊर्जा की मांग घट जाएगी। आप अपने लिए समय, जैसे आराम है, सुरक्षा है, सहायता है, ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसमें आप समझ सकते हैं कि ऊर्जा की मांग किस स्टेज में, सब पूछा जाता है, क्वेश्चन है कि कौन सी ऐसी स्टेज है जिसमें ऊर्जा की मांग बढ़ जाती है, या कौन सी ऐसी स्टेज है जिसमें ऊर्जा की मांग घट जाती है। कैसे है, जैसे नवविवाहित में क्या हुआ, ऊर्जा की मांग क्या हुई, कम होती है। सबसे कम कहाँ होती है, नवविवाहित और वृद्धावस्था में। नवविवाहित में क्या होती है, सीमित होती है, यानी कि आवश्यकता जो होती है वो सीमित होती है। छोटे बच्चे में क्या होगी, बढ़ती है, जो ऊर्जा की मांग क्या होगी, ऊर्जा की मांग बढ़ती है। किशोरावस्था और युवावस्था में सबसे ज़्यादा होती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ऊर्जा की मांग कौन सी स्टेज में सबसे ज़्यादा बढ़ती है, सबसे ज़्यादा किस में बढ़ती है, तो किशोरावस्था में ऊर्जा की जो मांग होती है सबसे ज़्यादा बढ़ती है। याद कर लीजिए, क्योंकि ये पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन सी ऐसी अवस्था है जिसमें ऊर्जा की मांग बढ़ जाती है, तो किशोरावस्था या युवावस्था। वृद्धावस्था में क्या होता है, आराम और संरक्षण होता है। ऊर्जा प्रबंधन के अध्ययन एक बार पढ़ लेते हैं। देखें कि परिवार के सदस्य दैनिक घरेलू कार्यों में समय, प्रयास, उपकरणों और ऊर्जा का उपयोग कैसे करते हैं। पहले देखें, फिर तुलना करें, फिर सीखें। क्या है इसका प्रबंधन का अध्ययन, क्या है, आप पहले चीज़ों को देखें, यानी कि पहले ऑब्जर्व करें, कंपेयर करें, फिर लर्न करें, यानी कि पहले चीज़ों को देखें, फिर तुलना करें, फिर सीखें।
देखें कि परिवार के जो सदस्य दैनिक घरेलू कार्यों में समय, प्रयास, उपकरणों और ऊर्जा का उपयोग कैसे करते हैं। फिर क्या करेंगे आप, जैसे ध्यान दें कि एग्जाम्पल दिया गया है, एग्जाम्पल दे के समझाया गया है कि आप कैसे पहले देखेंगे, तुलना करेंगे और फिर कैसे सीखेंगे। एग्जाम्पल पे हम एक बार समझ लेते हैं चीज़ों को। उदाहरण दिया है, ध्यान दें कि खाना बनाने, सफाई करने या कपड़े धोने में सबसे अधिक प्रयास कब लगता है। यानी कि ध्यान दें कि खाना बनाना है, आप ध्यान दे रहे हैं कि हम खाना बना रहे हैं, सफाई कर रहे हैं या कपड़े धो रहे हैं। तो ये सब जो काम कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, जैसे खाना बनाने में आप देखें, जैसे कि आप खाना बना रहे हैं, खाना बनाना, फिर क्या आ जाएगा, सफाई करना, सफाई कर रहे हैं आप। फिर क्या एग्जाम्पल दिया गया है, कपड़े धो रहे हैं। ये जो आप तीनों काम कर रहे हैं, ये तीनों काम आप कर रहे हैं, इनको पहले देखें और फिर इनसे तुलना करें। ये तीनों काम में आपस में क्या करेंगे, तुलना करेंगे कि खाना बनाने में ज़्यादा एनर्जी लग रही है या सफाई में लग रही है या कपड़े में लग रही है। ये क्या करेंगे, ये तीनों कामों का आपस में तुलना करेंगे कि सबसे ज़्यादा हमारी एनर्जी कहाँ लग रही है। फिर क्या करेंगे, ध्यान दें कि खाना बनाने, सफाई करने या कपड़े धोने में सबसे अधिक प्रयास कब लगता है, यानी सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ लगती है। फिर क्या है, प्रभावी प्रबंधन के उदाहरण क्या हो सकते हैं, जैसे कि विभिन्न विधियों की तुलना करें और ऐसी विधि पहचानें जो गुणवत्ता कम किए बिना समय, प्रयास और ऊर्जा बचाती हो। खाना बनाने से पहले सामग्री और उपकरण व्यवस्थित कर लें। जैसे कि आप खाना बनाने से पहले आप क्या बना रहे हैं, मेनू डिसाइड कर लें। मेनू के अकॉर्डिंग जो भी आपके सामान हैं, सामग्री हैं, उनको क्या करें, उनको व्यवस्थित कर लें, अरेंज कर लें। इससे क्या होगा, जब आप खाना बनाने जाएंगे तो उस पर आपका जो टाइम होगा और जो ऊर्जा होगी वो दोनों कम हो जाएगी। फिर लगे हुए समय और प्रयास की तुलना करें। फिर ये करें कि जैसे हमने पहले से चीज़ों को अरेंज कर दिया है, आपने मेनू डिसाइड कर लिया कि आपके मेनू में ये बनेगा, मेनू के अकॉर्डिंग आपने चीज़ों को अरेंज कर लिया। अरेंज करने के बाद फिर खाना आपने बनाया, उसकी तुलना करेंगे और जो पहले तुलना करेंगे जिस पे आपने कोई प्रिपेयर नहीं की, कुछ नहीं किया, उस पर आप खाना बनाएंगे। प्रिपेयर के बाद खाना बनाएंगे, दोनों में क्या करेंगे, तुलना करेंगे। दोनों में तुलना करेंगे और ये चीज़ों को समझेंगे कि सबसे ज़्यादा समय हमारा कहाँ लगा है या सबसे ज़्यादा हमारी एनर्जी और समय किस काम में लगा है, दोनों को कंपेयर करेंगे। और जो प्रभावी होगा, जिसमें एनर्जी और समय कम लगेगा, आप उसको प्रभावी बनाएंगे। परिवार के ऊर्जा बचत संबंधी केस अध्ययन कैसे करेंगे। ऊर्जा प्रबंधन के व्यवहारिक तरीकों को सीखने के लिए परिवार के दिनचर्या, समस्याओं, समाधानों और परिणामों का अध्ययन करेंगे। फिर क्या एग्जाम्पल इस पर समझाया गया है कि जैसे एक परिवार घरेलू कार्य बांटकर भारी और हल्के कार्य में बदलाव करके तथा योजनाबद्ध विश्राम लेकर थकान कम करता है। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल तौर पे कि आपकी फैमिली में काफ़ी लोग हैं, जैसे काफ़ी सदस्य हैं, 5-6 लोग हैं, 7 लोग हैं, तो उसमें क्या करेंगे, जो भारी काम है, जो हल्के काम है, आप क्या करेंगे, लोगों को, जो भी पारिवारिक फैमिली मेम्बर्स हैं, तो आप कामों का क्या करेंगे, बंटवारा करेंगे। कामों को अगर बांट देंगे तो इससे क्या होगा, इससे आपको विश्राम का भी आराम मिल जाएगा और जो थकान होगी वो भी कम होगी। घरेलू ऊर्जा प्रबंधन के अनुप्रयोग क्या होते हैं। दैनिक योजना, दिन के कार्यों को प्राथमिकता दें, जो दिन के कार्य होते हैं उनको प्राथमिकता दें। क्रम के साथ तय करें, यानी कि एक क्रम से चीज़ों को तय करें कि ये काम पहले प्राथमिक वाले काम करें, ताकि अनावश्यक जो भाग दौड़ होती है, अनावश्यक आपकी भाग दौड़ होगी और थकान कम हो जाएगी। यानी दिन के कार्यों को क्या करें, दिन के जो कार्य होते हैं उनको सबसे पहले करें, दिन के कार्यों को सबसे पहले करें। एक दिन के जो जितने भी काम हैं उनकी एक लिस्ट बनाएं, एक सूची बनाएं और तय करें।
ताकि जो अनावश्यक भाग दौड़ होती है, जो भाग दौड़ होगी, थकान होगी, तो ये सब चीज़ों से बचने के लिए आप जो दिन के कार्यों को प्राथमिकता दें और एक सूची बनाएं। कार्यभार वितरण करें। जैसे काम को परिवार के सदस्यों में बांटने से एक व्यक्ति पर अत्यधिक भार नहीं पड़ता है। जैसे कि अभी हमने समझा कि काम को परिवार के जो सदस्य हैं उनको आपस में सदस्यों के बीच बांट देना चाहिए। बांटने से क्या होगा, एक व्यक्ति पर अत्यधिक भार नहीं पड़ता है। दक्ष उपकरण क्या होता है? उचित और दक्ष उपकरण कम प्रयास में काम पूरा करने में मदद मिलती है। समय प्लस ऊर्जा तालमेल। समय प्लस ऊर्जा तालमेल क्या है? ऊर्जा स्तर के अनुसार समय चुने, यानी ऊर्जा स्तर के अकॉर्डिंग समय को चुने। कठिन काम अधिक ऊर्जा वाले समय में करें, यानी जो आपके पास एनर्जी ज़्यादा है, जैसे हम लोगों ने टाइम मैनेजमेंट में भी पढ़ा था कि टाइम मैनेजमेंट में क्या पढ़ा था हम लोगों ने कि वो जो भारी काम होते हैं जिनमें आप समय ज़्यादा लगता है, उनमें क्या आप एनर्जी या कुशलता जो आप एकाग्रचित जब आप महसूस करें कि अधिक एनर्जी मतलब आपके पास अधिक ऊर्जा है, उसमें क्या करें, कठिन काम पहले करें। जब आप फ्रेश महसूस करें, आप एनर्जी लगे कि हाँ हमारी बॉडी में एनर्जी है, तब आपको क्या करना है, तब आपको कठिन काम चुनने हैं। तब आपको कौन से काम को चुनने हैं? कठिन काम चुनने हैं। काम अधिक ऊर्जा वाले समय में करें, यानी कि कठिन काम अधिक ऊर्जा वाले समय में करें। ऊर्जा संरक्षण और योजना मापें। जैसे कि वर्तमान कार्यों, समय और ऊर्जा की खपत को समझें। लक्ष्य तय करें, लक्ष्य डिसाइड करें कम अपव्यय और बेहतर परिणाम के लिए स्पष्ट लक्ष्य तय करें। परिवार के सदस्यों की क्षमता और उपलब्ध समय के अनुसार काम को बांटें। समीक्षा करें, योजना के परिणाम देखें और जहां आवश्यक हो क्रम या विधि में सुधार करें। पहले आपने क्या किया, वर्तमान कार्य और समय को, ऊर्जा की खपत को समझें। पहले आप क्या करेंगे, ऊर्जा कहाँ हमारी सबसे ज़्यादा लग रही है, किन कामों में लग रही है और कौन से काम हमें सबसे पहले करने हैं, ये सारी चीज़ों को क्या करेंगे, आप मापेंगे। फिर लक्ष्य डिसाइड करेंगे, फिर आप लक्ष्य बनाएंगे कि कम अपव्यय और बेहतर परिणाम के लिए आप एक अपने स्पष्ट लक्ष्य तय करेंगे। लक्ष्य के अकॉर्डिंग आप काम करेंगे। काम में जैसे परिवार के सदस्यों की क्षमता और उपलब्ध समय के अनुसार परिवार में फैमिली को क्या करेंगे, कामों को बांटेंगे। फिर क्या करेंगे, समीक्षा करेंगे और योजना के परिणाम देखेंगे। जहां आवश्यक हो क्रम या विधि में सुधार करें। जहां पे आवश्यक हो, जिन कामों में आप उनमें सुधार कर सकते हैं। ऊर्जा दक्षता और कार्यभार। जैसे कि कम प्रयास। दक्षता क्या होती है, उचित योजना, सही मुद्रा और उपयुक्त उपकरणों से वही कार्य कम शारीरिक प्रयास में किए जाते हैं। यानी कि एक निश्चित जब आप प्लान बनाएंगे, एक निश्चित सूची बनी होगी कि आपकी जो ज़रूरी वाले काम होंगे उनको आप पहले करें, यानी उचित योजना, सही मुद्रा और उपयुक्त, आपके पास पर्याप्त उपकरण होंगे, टूल्स होंगे, तो क्या करेंगे से सही वही कार्य कम शारीरिक प्रयास, यानी कि आप जो कम शारीरिक यानी कम एनर्जी के साथ किया जा सकता है। बेहतर परिणाम। जब कार्य सुव्यवस्थित क्रम में और उचित साधनों से किया जाता है तो परिणाम बेहतर और अधिक स्थिर होते हैं। समय, ऊर्जा और संबंध। समय का और एनर्जी का, यानी कि टाइम और एनर्जी का रिलेशन के बारे में पूछा गया है। सही काम, सही समय और सही ऊर्जा। जैसे मॉर्निंग में उच्च ऊर्जा होती है, जब सुबह का समय होता है तो एनर्जी जो होती है वो हाई होती है। दोपहर में जो एनर्जी होती है वो डाउन हो जाती है, यानी मध्यम रहती है। शाम में पीक लोड हमने पढ़ा था कि पीक लोड क्या होता है। तो पीक लोड यहाँ से भी आप समझ सकते हैं कि जो
काम का अत्यधिक भार कब होता है? पीक लोड यानी अत्यधिक भार। तो पीक उपयोग कब होगा? शाम को। नाइट में क्या होगा? कम भार। जैसे कि कुछ जैसे रिसर्च हुई हैं उनसे पता चला है चीज़ों का, उसके बारे में एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। इन अध्ययनों ने घरेलू कार्यों के दौरान होने वाले ऊर्जा व्यय को मापने और ऊर्जा व्यय की तुलना विश्राम अवस्था के लिए ऊर्जा व्यय से करने पर बेहतर ध्यान दिया। जैसे कि इन अध्ययनों से पता चला है कि घरेलू कार्य के दौरान होने वाले ऊर्जा यानी कि जो घरेलू कार्य में ऊर्जा जो होती है, ऊर्जा को व्यय को मापने का और ऊर्जा व्यय की तुलना और विश्राम अवस्था यानी कि 3 चीज़ों पर रिसर्च के बाद पता चला है कि जैसे कि ऊर्जा व्यय और ऊर्जा व्यय को मापने का और ऊर्जा व्यय की तुलना और विश्राम अवस्था की ऊर्जा व्यय के करने से पर ध्यान दिया गया, मतलब तीनों पर ध्यान दिया गया। किस पर? ऊर्जा व्यय को मापना है और ऊर्जा व्यय की दोनों को क्या करना? तुलना करना है। विश्राम अवस्था के ऊर्जा व्यय से करने पर ध्यान दिया गया है। निष्कर्षों का उपयोग कार्यों को अधिक कुशलता से करने के लिए किया जाता है। अध्ययन का फोकस क्या है? विश्राम जो होती है, विश्राम ऊर्जा वो न्यूनतम ऊर्जा है जो शरीर को विश्राम अवस्था जो होती है, जैसे विश्राम ऊर्जा वो न्यूनतम ऊर्जा है, यानी कि जो विश्राम होती है वो न्यूनतम ऊर्जा होती है। जब आप किसी काम को जैसे कि लगातार कर रहे हैं तो क्या होगी? आपकी बॉडी में एनर्जी रहेगी नहीं, ऊर्जा नहीं होगी, तो जो काम की क्वालिटी है, गुणवत्ता होगी, क्या होगी? खराब होने लगेगी। तो उस दौरान क्या करना है? आपको विश्राम करना है ताकि आप जो दूसरा काम करें, काम की क्वालिटी क्या हो? खराब ना हो, काम की क्वालिटी बढ़ सके। तो ऊर्जा वो मतलब विश्राम को वो न्यूनतम ऊर्जा बताया। जैसे आप विश्राम करेंगे, विश्राम के बाद क्या होगा? आपको फिर से दोबारा से एनर्जी मिल जाती है। तो विश्राम ऊर्जा की वो न्यूनतम ऊर्जा है जो शरीर को विश्राम की अवस्था में आवश्यक होता है। सिद्धांत क्या है? नोल्स के अकॉर्डिंग सिद्धांत क्या है? गृह कार्य केवल शारीरिक परिश्रम नहीं है, यह योजना बनाना, आयोजन करना, निर्णय लेना, निरीक्षण करना, उठाना, झुकना, चलना, उपकरणों का उपयोग करना, इन सभी समन्वय। इसलिए अलग अलग कार्यों में ऊर्जा की मात्रा अलग अलग होती है। जैसे कि क्या समझ सकते हैं? नोल्स के अकॉर्डिंग जो गृह कार्य हम मतलब घर के काम हो या कोई भी आप काम करते हैं तो सब में क्या होगी? एनर्जी जो होती है, सब में ऊर्जा की लागत जो होती है, ऊर्जा की लागत क्या होगी? हर काम में अलग अलग होती है। हर काम में ऊर्जा की क्या लागत होगी? अलग अलग होगी, अलग अलग होती है, अलग अलग होती है। जैसे कि योजना जब बना रहे हैं तो अलग होगी। योजना करना, निर्णय लेना, निरीक्षण करना, उठना, जैसे कि उठाना है, झुकना है, चलना है, क्या होगा? ये सब जो उपकरण का उपयोग करना, इन सभी का समन्वय है। इसलिए अलग अलग कार्यों में ऊर्जा की मात्रा अलग अलग होती है। कार्यक्रम क्या होते हैं? काम को तार्किक क्रम में करने से दोहराव और अनावश्यक जो होता है चलना कम हो जाता है। भारी और हल्के कार्यों को संतुलन, भारी और हल्के कार्यों को बारी बारी से रखें ताकि थकान नियंत्रित रहे। जैसे भारी काम करें, फिर हल्के काम करें, फिर भारी करें, फिर हल्के करें, यानी कि लगातार भारी काम ना करें। लगातार भारी काम करने के लिए भारी और हल्के कार्यों को बारी बारी से रखें ताकि थकान नियंत्रित हो सके। जैसे भारी और हल्के कार्यों का संतुलन। सही आसन, जैसे सही आसन क्या है? यानी सही आसन और उपयुक्त उपकरण प्रयास तथा असुविधा कम करते हैं। जैसे कि आप लगातार एकदम स्ट्रेट होके बैठेंगे तो क्या होगा? जो थकान होगी ज़्यादा हो जाएगी। तो थोड़ा से चाल फेर करते रहिए, थोड़ी देर बैठिए, फिर चलिए, फिर विश्राम करिए।
इससे क्या होगी, जो फटीग की प्रॉब्लम होगी वो नहीं होगी। विश्राम और अवकाश, बीच बीच में विश्राम लेते रहिए। बीच बीच में जैसे लगातार आप काम कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, जैसे हम लोगों ने टाइम मैनेजमेंट में रेस्ट पीरियड पढ़ा था, ऐसे ही एनर्जी में है रेस्ट पीरियड। जैसे बीच बीच में विश्राम अवकाश लेने से काम की निरंतरता बनी रहती है। भूमिका वितरण, कार्यों को परिवार के सदस्यों में बांटने से व्यक्तिगत भार कम हो जाता है। घरेलू कार्यों का वर्गीकरण, घरेलू कार्य विविध और बहुआयामी होते हैं। इन्हें 5 जो होते हैं, इन्हें कितने भागों में बांटा गया है, 5 प्रमुख आयामों में वर्गीकृत किया गया है। जैसे कार्य की प्रकृति, स्थान, कार्य करने की विधि, आवृत्ति और प्रयास का प्रकार। जैसे कि मुख्य उद्देश्य खाना बनाना, कार्य की जो प्रकृति होगी वो क्या होगी, मुख्य उद्देश्य क्या है, आपका खाना बनाना है, सफाई है, धुलाई है, देखभाल और खरीदारी। स्थान, कार्य जहाँ किया जाता है, मतलब स्थान जहाँ पे आप कार्य कर रहे हैं, रसोई है, कपड़े धोने का क्षेत्र है, बैठक है या बाहर। कार्य करने की विधि, कार्य स्वयं करना है या उपकरण या टूल्स के मशीनों के द्वारा करना है, बाहर से करवाना है या तो साझा करना है। आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, कार्य कितनी बार किया जाता है, दैनिक, साप्ताहिक, मासिक या कभी कभी। प्रयास का प्रकार, जैसे कि टाइप ऑफ एफर्ट, टाइप ऑफ एफर्ट से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मानसिक है, दृश्य है, मैनुअल और शारीरिक प्रयास। जैसे योजना, काटना, उठाना और चलना। ऊर्जा लागत के अनुसार घरेलू कार्यों का वर्गीकरण एक बार समझ लेते हैं। जैसे कि ऊर्जा लागत, किसी कार्य को करने के लिए विश्राम अवस्था के ऊपर उपयोग की गई अतिरिक्त ऊर्जा होती है। जैसे कि वास्तविक ऊर्जा लागत, शरीर की मुद्रा, गति, अवधि, शरीर के आकार, स्वास्थ्य, कौशल, उपकरण और कार्य पर्यावरण के अनुसार बदलती रहती है। जैसे कि विश्राम, बहुत हल्का कार्य करें, मध्यम कार्य, भारी कार्य, बहुत अत्यधिक भारी कार्य यानी अत्यधिक मांग वाला, यानी कि इसमें क्या होगी, एनर्जी की मांग बढ़ जाती है। जैसे एग्जाम्पल दिए गए, बैठकर योजना बनाना, कपड़े तय करना और निर्देश पढ़ना, ये क्या होंगे, ये विश्राम, यानी कि ये हल्के काम होंगे और आप मतलब विश्राम भी कर सकेंगे और काम भी होता रहेगा। एग्जाम्पल, हल्के कार्य में एग्जाम्पल दिया गया है, बैठकर कार्य करने वाले कार्य, हल्के घरेलू गतिविधियाँ। मध्यम कार्य में चपाती बनाना और बर्तन धोना। भारी कार्य कौन से होते हैं, भारी कार्य जैसे कि है गुथा हुआ आटा तैयार करना, इस्त्री करना और बर्तन धोना, झाड़ू लगाना, सेल्फ साफ करना। एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे बहुत भारी वाले काम होते हैं, अत्यधिक जो एनर्जी वाले मांग होते हैं, जो ऊर्जा की मांग अत्यधिक करते हैं, वो ऐसे काम कौन से होते हैं, जैसे पोछा लगाना। इसका क्वेश्चन पूछा गया है कि अत्यधिक मांग वाले काम कौन से होते हैं, बहुत भारी वाले मांग वाले यानी एनर्जी की मांग जो होती है, ऐसे कौन से काम होते हैं, तो फर्श पर पोछा लगाना ये एक कठिन कार्य होता है। विश्राम की तुलना में ऊर्जा की लागत, विश्राम की ऊर्जा में लागत, जैसे विश्राम की तुलना में ऊर्जा की लागत क्या होगी, बैठकर योजना बनाना या कपड़े तय करना, खड़े होकर खाना पकाना या बर्तन धोना। ऊर्जा की लागत लिखी है इसमें, लगभग आप याद कर लीजिए एक बार। झाड़ू लगाना या बार बार हाथ बढ़ाना, पोछा लगाना, हाथ से कपड़े धोना या पानी उठाना, ये सब क्या काम है, भारी काम है। उदाहरण और ऊर्जा प्रबंधन के निष्कर्ष क्या हो सकते हैं, यानी कि सही काम, सही समय और सही ऊर्जा। सही काम, सही समय, सही ऊर्जा। खाना बनाना, सभी सामग्री पहले इकट्ठी करें, काउंटर और ऊर्जा बचत वाले उपकरणों का उपयोग करें। जो स्टोव है यानी गैस है, बेहतर ढंग से व्यवस्थित करें ताकि अनावश्यक गतिविधियों कम हो सकें। समान प्रकार के कार्यों को साथ में रखें ताकि बार बार आने जाने की ज़रूरत ना हो, यानी जब आप खाना बना रहे हैं तो जो सामान है, जो
खाना बनाना है, जो भी आप जैसे मेन्यू पहले से आप डिसाइड कर लीजिए, उसी मेन्यू के अकॉर्डिंग क्या करें, सामग्रियों को इकट्ठी करके एक जगह रख लें, ताकि आप जब खाना बना रहे हों तो आपको बार बार भागने की, इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। फर्श की सफाई, उपयुक्त पोंछा या उपकरण का उपयोग करें। कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर किया जा सकता है। भारी और कम ऊर्जा वाले काम बारी बारी से किए जा सकते हैं, यानी कि पहले भारी काम करें, भारी के बाद हल्के काम, फिर भारी करें, फिर हल्के करें, ऐसे करके आप कर सकते हैं। लगातार अगर भारी काम करते रहेंगे तो क्या होगा, फटीग हो जाएगा, थकान होने लगेगी और एनर्जी की मांग क्या होगी, बढ़ जाएगी और एनर्जी मतलब फिर आप कोई काम नहीं कर पाएंगे। कपड़े धोना या पानी धोना जैसे अनावश्यक बार बार धोने से बचें। उपलब्ध हो तो हल्के साधन या ट्रॉली का उपयोग करें। परिवार के सदस्यों के बीच, जो आपके फैमिली मेंबर हैं, उनके बीच आप कार्यों को बांटें। फटीग क्या होती है, थकान क्या होती है? थकान काम करने की क्षमता या कुशलता पूर्वक काम करने की इच्छा में होने वाली अस्थायी कमी होती है। जैसे थकान और असहजता, ध्यान में कमी, यानी अगर आप थकान होगी तो क्या होगी, असहज महसूस करेंगे, ध्यान में कमी होगी, कार्य गति धीमी हो जाएगी। जैसे कि आप जब आपको फटीग होगी, यानी कि जब आपको थकान होगी तो क्या होगा, थकान में असहजता महसूस होगी, ध्यान में कमी होगी, कार्य जो करेंगे वो धीमी गति हो जाएगी और गलतियां अधिक होंगी। थकान के प्रकार कितने होते हैं? शारीरिक या क्रियात्मक, मनोवैज्ञानिक, उबाऊ यानी बोर्डम और निराशा। शारीरिक क्रियात्मक थकान क्या होती है? लगातार शारीरिक प्रयास के बाद शरीर के थक जाने या अत्यधिक काम करने पर शारीरिक क्रियात्मक थकान हो जाती है। थकान प्रयास के परिणाम स्वरूप, यानी कि हैगार्ड और ग्रीनबर्ग के अकॉर्डिंग क्या है कि थकान प्रयास के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली अस्थायी कार्य असमर्थता होती है। पुनः प्राप्ति और रोकथाम, जैसे पर्याप्त विश्राम लें, जैसे कि आप थके, मतलब आपकी ऊर्जा नहीं है आपकी बॉडी में, शरीर नहीं है, थका हुआ है, या आप काम करने में मन नहीं लग रहा है, या आप एकाग्र मन नहीं लगा पा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको विश्राम लेना है, आपको नींद लेनी है, पानी नियमित रूप से पानी पीना है, संतुलित भोजन करना है, पौष्टिक आहार लेना है, कठिन और हल्के कार्यों में बदलाव करें, यानी कि कठिन और हल्के कार्यों में बदलाव करें, सही मुद्रा और छोटे विश्राम, मतलब छोटे छोटे अंतराल में विश्राम लेते रहें, उपयुक्त उपकरणों और कार्य विधियों का उपयोग करें। फिजिकल केस यानी शारीरिक कारण क्या हो सकते हैं? लंबे समय तक या भारी कार्य करने में मांसपेशियां क्या होंगी, मांसपेशियां जो होती, तंत्रिकाएं, जो हृदय होता है, श्वसन तंत्र पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। यानी लंबे समय तक भारी काम कर रहे हैं, यानी लगातार आप भारी काम कर रहे हैं, तो जो आपकी मसल्स होती हैं, नर्वस सिस्टम होता है, जो आपका हार्ट होता है, उस पर क्या होगा, प्रेशर पड़ता है। दिखाई देने वाले संकेत, मांसपेशियों में दर्द होने लगेगा, यानी लगातार आप भारी काम कर रहे हैं तो क्या होगा, जो आपकी मसल्स होंगी, मांसपेशियों में लगातार दर्द होने लगता है, गति धीमी होना, यानी काम करने की जो स्पीड होगी वो कम हो जाएगी, शक्ति में कमी आ जाएगी, सांस फूलने लगती है और कार्य उत्पादन में कमी हो जाती है। बाटले के कथन क्या क्या है? बाटले के अनुसार थकान जो होती है असहजता और प्रयास के प्रति अरुचि, अनिच्छा का अनुभव है। यह केवल मांसपेशियों की क्षमता में कमी नहीं है। इस अनुभव के उदाहरण जैसे मैं अब आगे जारी नहीं रख सकता, यानी कि क्या है, लगातार आप भारी काम कर रहे हैं तो क्या है कि अब आगे ये काम नहीं हो पाएगा, यह काम कठिन लग रहा है, मुझे आगे कोई प्रयास करने की इच्छा नहीं हो रही है। आप जब लगातार कोई मतलब कठिन काम कर रहे हैं लगातार, तब व्याख्या क्या होती है, मतलब इसका एक्सप्लेन किसके अकॉर्डिंग है, बाटले के अकॉर्डिंग है। अभिप्रेरणा, थकान महसूस होने पर भी व्यक्ति को काम जो होता है जारी रखने में सहायता कर सकती है, लेकिन यह शारीरिक थकान को समाप्त नहीं करती है
और ना पुनर्प्राप्ति की आवश्यकता को खत्म करती है। शारीरिक क्षमता में कमी, शारीरिक या मांसपेशियां क्षमता मापी जा सकने वाली कमी, थकान का व्यक्तिगत अनुभव, असहजता और प्रयास करने की अनिच्छा का व्यक्तिगत अनुभव। ऊब से होने वाली थकान यानी बोर्डम फटीग क्या होती है? ऊब से होने वाली थकान तब विकसित होती है जब कार्य बार बार दोहराया जाने वाला धीमा, एकरस और अरुचिकर हो। यानी कि जब लगातार आप एक ही काम कर रहे हैं, डेली एक ही काम कर रहे हैं, डेली एक ही काम करने से क्या होगा? जब बार बार दोहराया जाने वाला काम होता है तो धीमा और नीरस हो जाता है। यह कैसे विकसित होती है? दोहरावपूर्ण यानी लगातार आप एक ही काम कर रहे हैं तो इससे क्या होगा? जो गति होगी वो धीमी हो जाएगी, जो एक रस दिनचर्या मतलब एक ही तरह लगातार हो जाएगा। रुचि या चुनौतीपूर्ण अभाव हो जाता है। मुख्य कारण क्या हो सकते हैं? एक ही कार्य को बार बार करना, विविधता का अभाव यानी कि लगातार एक ही काम को बार बार करना, इससे हो जाएगा। कार्यों को अर्थहीन लगना, बदलाव की इच्छा, संकेत रुचि में कमी आ जाएगी, ध्यान भटकेगा, कार्य की जो गति होगी धीमी होना, लापरवाहियां होने लगेंगी यानी कि जो काम आप कर रहे हैं उसमें गलतियां होने लगती हैं, चिड़चिड़ापन और गुणवत्ता में यानी कि काम की क्वालिटी में क्या होगा? काम की क्वालिटी खराब होने लगती है, काम की गुणवत्ता खराब होने लगती है। घर के उदाहरण जैसे कि लंबे समय तक वस्तुओं को छांटना, यानी कि एग्जाम्पल दिया गया है कि लगातार आप एक ही काम, कौन से ऐसे काम हैं जो बोर्डम फटीग महसूस कराते हैं? कौन से काम हो सकते हैं? लंबे समय तक वस्तुओं को छांटना या चुनना, आप लंबे समय तक किसी चीज़ को छांट रहे हैं, चुन रहे हैं। बार बार कपड़े तह करना यानी लगातार आप कपड़े तह कर रहे हैं। लंबे समय तक बर्तन धोना, कोई भी लंबा या दोहरावपूर्ण घरेलू कार्य हो सकता है। कार्य प्रदर्शन पर प्रभाव, एक रास्ता रुचि और ध्यान को कम करती है जिससे कार्य धीमा हो सकता है और उसकी गुणवत्ता घट सकती है। यानी लगातार आप एक ही काम कर रहे हैं तो जो काम की गुणवत्ता होगी, काम की क्वालिटी होगी वो खराब होगी और आप नीरसता और कार्य करने की जो गति होगी वो धीमी हो जाएगी। वास्तविक क्या होती है? यानी दोहरावपूर्ण कार्य में थकान और ऊब कैसे काम करते हैं? जैसे कि दोहराव में शारीरिक दबाव और मानसिक ऊब दोनों उत्पन्न हो सकते हैं। किसे क्या अनुभव होता है? कुशलता, जैसे कि कुशल कार्यकर्ता जो होते हैं, जो कुशल घरेलू गृहिणियाँ होती हैं या कोई कार्यकर्ता होते हैं को अधिक ऊब महसूस हो सकती है, जबकि किसी अन्य कार्यकर्ता को अधिक शारीरिक दबाव का अनुभव हो सकता है। क्या होता है? जैसे क्या होता है? एक रास्ता रुचि, ध्यान, संतुष्टि, कार्य गुणवत्ता और दक्षता को कम कर सकता है। क्या सहायता करता है? यानी कार्यों में बदलाव करें, विविधता और छोटे छोटे विश्राम को अंतराल में जोड़ें, यानी छोटा मतलब थोड़ा थोड़ा काम करें फिर विश्राम करें। मुद्रा बदलें, एक ही अवस्था में चीज़ों को ना करें, अपनी जो मुद्रा है, शारीरिक स्थिति है उसको, चीज़ों को बदलें, थोड़ा से चलें, थोड़ा से बैठें, थोड़ा उठें। जहाँ उचित हो उपयुक्त संगीत का उपयोग करें, कार्य परिस्थितियों में सुधार करें, छोटे लक्ष्य निर्धारित करें और कार्यों को बांटें। जैसे इसके सिद्धांत एक लाइन पे समझाया गया, आप लिख समझ सकते हैं कि सही कार्य, सही समय, सही ऊर्जा बराबर कम थकान और बेहतर दक्षता। यानी कि आप किसी काम को सही कार्य और सही समय पर, यानी सही कार्य सही समय, ये कब होगा? जब आप मैनेजमेंट करेंगे, तब जब आप प्लान बनाएंगे और जब आप लक्ष्य निर्धारित करेंगे, तब सही कार्य सही समय और सही ऊर्जा बराबर क्या होता है? कम थकान
और बेहतर दक्षता, यानी कम थकान बेहतर, इसको बस याद कर लीजिए, आप चीज़ों को समझ जाएंगे। दक्षता, ये दक्षता है, अरे इधर लिख दो, दक्षता। जैसे कि सही कार्य सही समय पर, यानी सही कार्य सही समय सही ऊर्जा, सही कार्य सही समय सही ऊर्जा। अगर सही कार्य सही समय पर हो रहा है, सही ऊर्जा के साथ हो रहा है, तो क्या होगा, जो होगा कम थकान होगी, और जो काम होगा, जो काम करने की क्वालिटी होगी वो अच्छी होगी। ये कब होगा, ये जब होगा जब आप टाइम मैनेजमेंट और एनर्जी मैनेजमेंट सारा क्या कर रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं, एक सूची बना रहे हैं। जो पहले काम है, जिनकी मतलब ज़रूरी काम है, जो इम्पोर्टेंस काम है, उनको आप पहले कर रहे हैं। दिन के काम में जो दिन के कार्य होते हैं उनको आप प्राथमिकता दे रहे हैं, पहले कर रहे हैं। तब आप होगा कि आप कम थकान में अच्छा काम कर सकेंगे, यानी काम करने की जो क्वालिटी होगी वो बेहतर हो सकती है। विश्राम अवधि क्या होता है, विश्राम अवधि योजनाबद्ध आराम या काम कार्य में ऐसा परिवर्तन है जिससे शरीर और मन को पुनः प्राप्ति की अवसर मिल जाता है। जैसे कि रेस्ट पीरियड हमने पढ़ा था, टाइम मैनेजमेंट में भी रेस्ट पीरियड पढ़ा था कि आप लगातार कामों को करते रहते हैं। लगातार कामों को करने से क्या होगा, आप फटीग लगने लगेगा, थकान लगने लगेगी, काम में नीरसता आने लगेगी, काम अरुचि लगने लगेगा। तब आपको क्या काम करना है, तब आपको ये करना है कि आप थोड़ा से रेस्ट पीरियड या आराम करें, थोड़ी सी नींद लें। इसके बाद आप जो हो दोबारा काम करेंगे, आप एनर्जी महसूस करेंगे, और जो आप काम करेंगे विश्राम के बाद, उस काम में क्वालिटी ज़्यादा अच्छी आएगी। निराशा से होने वाली थकान, जैसे कि आप लगातार किसी काम को कर रहे हैं। निराशा से होने वाली थकान क्या हो सकती है, जैसे लगातार आप कोई काम को कर रहे हैं, आप उस काम को रुचि नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, और लगातार आप एक ही काम को डेली कर रहे हैं। उससे क्या होगी, निराशा होगी, और उससे क्या होगी, जो वो काम करने से क्या होगी, फटीग लगने लगेगा, थकान महसूस होने लगती है। थकान में अभिप्रेरणा की भूमिका क्या होती है, थकान में अभिप्रेरणा इस बात को प्रभावित करती है कि थकान का अनुभव कैसा होगा और व्यक्ति काम जारी रखेगा या नहीं। थकान पर माइलर की थकान क्या होती है, यानी कि प्रयोग, इसका एक बार पढ़ लेते हैं, कौन कौन से होते हैं। अस्थायी, स्थायी बीमारी नहीं, ये पहले किए गए प्रयास या परिश्रम से विकसित होती है। ये स्थायी बीमारी या आलस्य से अलग होती है। इसमें शारीरिक क्षमता और काम करने की इच्छा दोनों पे कमी आती है। यह गति, ध्यान, शुद्धता और समग्र कार्य गुणवत्ता को प्रभावित करती है। घर का उदाहरण दिया है, एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे कि लंबे समय तक कपड़े धोने, जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि क्या होगा, बोर्डम थकान होती है, जो बोर्डम फटीग होती है, लगातार उबाऊ काम, जैसे कि लगातार आप एक ही काम को कर रहे हैं, लंबे समय तक कपड़े धोने, सफाई करना, पानी ढोने के बाद, जैसे कि लगातार एक ही काम करने से क्या होगा, काम की जो काम कर रहे हैं उस पर गलतियां होने लगेंगी, अरुचि होने लगेगा, और थकान महसूस होने लगती है। विश्राम और थकान पर बार्नस का कथन, बार्नस ने क्या कहा है, लंबे समय तक खड़े रहने के बाद बैठकर वस्तुओं को छांटें, यानी कि लंबे समय तक आप खड़े हैं, किसी चीज़ को चुन रहे हैं, चूज कर रहे हैं, तो आप क्या करें, बैठकर उस काम को करें। झाड़ू लगाने के बाद बैठकर हल्का कार्य करें। मानसिक योजना बनाने या गहन सोच के बाद क्या है, सरल शारीरिक कार्य को करना चाहिए। कार्य कौशल का विकास, कार्य कौशल का विकास जैसे कि अभ्यास है, अवलोकन है, प्रतिक्रिया के माध्यम से किसी कार्य को सही, सुरक्षित, तेज और किफ़ायती तरीके से करने की विधि सिखाता है कार्य कौशल का विकास।
कौशल विकास करने से हर दिन क्या होगा, ऊर्जा की बचत होगी। कार्य कौशल यानी कि पहले आप कार्य करने से पहले चीज़ों को सीखें, फिर उसके बाद चीज़ों को करें। जैसे घरेलू एग्जाम्पल दिया गया है, पेट के बजाय पैरों का उपयोग करके वस्तु उठाना सीखें। समय और प्रयास बचाने के लिए खाना बनाने से पहले सामग्री और उपकरण व्यवस्थित करें। एग्जाम्पल दिया गया है कि आप जैसे कि खाना बनाने से पहले क्या है, खाना बनाने से पहले आप वस्तुओं को एक जगह रखें, क्या बनाना है मेनू डिसाइड करें, उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को अरेंज करें। अरेंज करने के बाद क्या है, एक जगह सारी चीज़ों को व्यवस्थित करें। इसके बाद आप खाना बनाएंगे तो उसमें जो आपका एफर्ट है, काम करने में टाइम है, एनर्जी है, वो कम लगेगा। जैसे सीखने की प्रक्रिया, कार्य और उसके उद्देश्य को पहले समझें, यानी कि काम करने से पहले उसको पहले आप समझें। फिर क्या करें, सही प्रदर्शन को ध्यान से देखें, धीरे धीरे सावधानी पूर्वक अभ्यास करें। एकदम से किसी काम को ना करने लगे, पहले उस चीज़ को सीखें, समझें, करें, देन इसके बाद आप कामों को करें। प्रतिक्रिया और प्रोत्साहन प्राप्त करें, विधि कुशल होने तक अभ्यास दोहराते रहें। शरीर की उचित मुद्रा, यानी कि शरीर की उचित मुद्रा भी आपको फटीग होती है। जैसे कि लगातार स्ट्रेट बैठे रहे हैं या लगातार आप एक ही पोजीशन पर बैठे रहने से भी क्या होगा, थकान और उबाऊ काम लगने लगते हैं। जैसे कि सही मुद्रा काम करते समय शरीर को संतुलित और सही संरेखण में रखती है। जैसे कि उचित मुद्रा क्या है, उचित मुद्रा क्या है, जैसे कि उचित मुद्रा का अर्थ है खड़े होने, बैठने, उठने, पहुंचने, झाड़ू लगाने, खाना बनाने या मेज पर काम करने जैसी दैनिक गतिविधियों के दौरान शरीर को संतुलित और सही रूप में रखती है। उचित मुद्रा के सिद्धांत क्या क्या हैं, जैसे पीठ को आरामदायक रूप से सीधा रखें। जैसे पीठ है, आपको इसको आराम से रखें, स्ट्रेट रखें, झुका के रखेंगे तो क्या होगा, दर्द हो जाएगा। पैरों को स्थिर और संतुलित रखें, कार्यों को शरीर के पास रखें। वस्तु उठाते या ले जाते समय शरीर को मोड़ने मरोड़ने से बचें। कंधों को ढीला और आरामदायक रखें, वस्तु उठाते समय घुटनों के बल मुड़ें। कार्यों को ऊंचाई को आरामदायक स्तर पर समायोजित करें। नियमित रूप से मुद्रा बदलें, बहुत देर तक एक ही मुद्रा पे ना बैठे रहें। कार्य में परिवर्तन, कार्य में परिवर्तन, चेंज ऑफ वर्क कैसे हो सकता है। कार्य में परिवर्तन, कार्य में परिवर्तन का अर्थ एक ही गति को लगातार दोहराने के बजाय कार्य गतिविधि, मुद्रा, शरीर के अंगों या मानसिक प्रयासों में बदलाव करना जरूरी है। जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा, व्यवहारिक क्रम क्या हो सकते हैं, जैसे भारी कार्य से हल्के कार्य करें। जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि पहले भारी कार्य करें, फिर हल्के करें, फिर भारी करें, फिर हल्के करें। भारी, हल्के कार्य, फिर भारी, फिर हल्के। इससे क्या होगा, एक ही जो कार्य करते रहेंगे उससे आप जो फटीग होने लगता है, जैसे लगातार आप भारी काम करते रहेंगे तो क्या होगा, काम की जो गुणवत्ता होगी वो खराब होगी, नीरसता आएगी और उबाऊ लगने लगता है। दोहरावपूर्ण कार्य से रचनात्मक कार्य की ओर करें। शारीरिक मतलब एक ही काम को बार बार ना करें कि एक ही काम को आप लगातार चीज़ों को करते रहें। काम में रुचि उत्पन्न करना, जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि काम में रुचि कैसे हो सकती है कि आप पहले भारी काम करें, हल्के करें, फिर भारी करें। थोड़ा थोड़ा काम लगातार करने के बाद क्या होगा, थोड़ा थोड़ा रेस्ट पीरियड का भी टाइम निकालें। ये जब होगा जब आप एनर्जी मैनेजमेंट की एक सूची बनाएंगे, लक्ष्य निर्धारित करेंगे, उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, तब चीज़ें बैलेंस होंगी। पर जब सारी चीज़ें आपने कर लिया, उसका रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट क्या हो सकता है, यानी कि समस्या, आवश्यक सामान न होने के कारण सफाई में देरी होती है। कार्यवाही, समाधान, सहायता या आवश्यक सामान प्राप्त करें। परिणाम, कार्य कम, देरी, काम जो होता है भ्रम और कम थकान के साथ पूरा करना आसान हो जाता है। ऊर्जा प्रबंधन की प्रक्रिया, ऊर्जा प्रबंधन की प्रक्रिया क्या होगी,
आकलन करें। पहले ऊर्जा प्रबंधन की प्रक्रिया में सबसे पहले क्या करें, आकलन करें, चीज़ों को आकलन करें कि आपके पास व्यक्ति किसी काम को करने के लिए व्यक्ति है, कार्य है, समय है, उपकरण, वातावरण का पहले क्या करेंगे, आकलन करेंगे। फिर लक्ष्य निर्धारित करेंगे। क्या करेंगे, पहले आकलन करेंगे, फिर लक्ष्य निर्धारित करेंगे। लक्ष्य निर्धारित करने में आप क्या करेंगे, जो प्राथमिक हैं, जो आपके प्राथमिक लक्ष्य हैं, सबसे पहले आप उनको प्राथमिकता देंगे। फिर क्या करेंगे, क्रम और समय की योजना बनाएं। फिर क्या करेंगे, आप समय उसी के अकॉर्डिंग जो लक्ष्य बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग आप योजना बनाएंगे। फिर कुशलतापूर्वक जो योजना बनाई है उस पर आप कुशलतापूर्वक कार्य करेंगे। कार्य में बदलाव करें और पुनः प्राप्ति करें। अगर आपको लग रहा है कि कोई काम में ज़्यादा एनर्जी लग रही है, काम नहीं हो पा रहा, तो उस चीज़ को आप बदलाव कर सकते हैं। समीक्षा करें और समायोजन करें। सारी चीज़ों को करें, फिर इसके बाद आप समीक्षा करें, मूल्यांकन करें और समायोजन करें। मूल्यांकन करें कि किस काम को सही ढंग से किया जा सकता है। कम एनर्जी लगा के अत्यधिक काम हो सकता है, ऐसे कामों को क्या करें, बदलाव करें और चीज़ों को समायोजन करें, यानी समीक्षा करें और समायोजन करें। ऊर्जा प्रबंधन का मूल्यांकन, क्या मूल्यांकन जैसे होते हैं, क्या प्राथमिक कार्य करें। जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि मूल्यांकन क्या है। अगर आपने ऊर्जा प्रबंधन कर लिया, उसके बाद आप मूल्यांकन कर रहे हैं, तो मूल्यांकन में क्या करेंगे कि क्या प्राथमिक कार्य आपको पहले करने हैं, यानी कि जो प्राथमिक कार्य हैं वो पहले करने हैं। ऊर्जा का उपयोग किफ़ायती तरीक़ों से करना, जो आपके पास एनर्जी है उसका उपयोग आप किफ़ायती तरीके से करेंगे। शरीर की मुद्रा, कार्य गति और विश्राम पर्याप्त करें। विश्राम, रेस्ट पीरियड आप अपने जो प्रबंध करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे, उस पर रेस्ट पीरियड को भी शामिल करें। अनावश्यक गतिविधियों या देरी हुई, क्या दर्द, थकान या सांस फूलना बढ़ा, ये सारी चीज़ों का मूल्यांकन करेंगे। ऊर्जा उपयोग की योजना, यानी कि की जाने वाली गतिविधियों की सूची बनाएंगे। ऊर्जा उपयोग की योजना का अर्थ है यह तय करना है कि कौन सा कार्य कर आवश्यक है। प्रत्येक गतिविधि के लिए लगने वाली ऊर्जा और समय का अनुमान लगाना। कार्यों को समझदारी से क्रमबद्ध करना, उपकरण और सामग्री पहले से तैयार रखना तथा थकान बढ़ने से पहले विश्राम की ओर निर्धारित हो। जैसे कि योजना कितने प्रकार से बनाई जा सकती है, पूरे 6 दिए हैं। आप इन डायग्रामों के थ्रू भी चीज़ों को एक लाइन में समझ सकते हैं। कैसे, पहले लिस्ट बनाएं, सूची बनाएं, फिर क्या करेंगे, अधिक, माध्यम और कम ऊर्जा वाले कामों की पहचान करें, यानी कि कम एनर्जी किस में लग रही है, ज़्यादा किस में लग रही है, पहले उन चीज़ों को आप डिसाइड करें। फिर जब आपकी ऊर्जा सबसे अधिक हो तब कठिन काम करें। जब आपके पास एनर्जी सबसे ज़्यादा है उस वक्त क्या करें, कठिन काम करें। फिर बार बार आने जाने के काम से बचने के लिए कार्यों को समूहित करें, यानी कि सभी सामानों को, जो भी आप काम करने जा रहे हैं उनको एक जगह रखें। यानी खाना बनाने से पहले जो भी आपको बनाना है उसका मेनू डिसाइड करके उसके अनुसार आप चीज़ों को व्यवस्थित करके एक जगह रख सकते हैं, ताकि आप खाना बनाने में ईजिली तरीके से बना सकते हैं। उपकरण और सामग्री का आसानी से पहुंच में रखें, यानी कि आपके किचन में जितने भी हैं, जो ग्राइंडर है, मिक्सी है, माइक्रोवेव, जो भी चीज़ें हैं, जो भी टूल्स आपके अवेलेबल हैं, उनको क्या करें, उनको सही जगह व्यवस्थित करें। थकान बढ़ने से पहले छोटे छोटे विश्राम अंतराल निर्धारित करें, यानी थकान होने से पहले क्या करें, रेस्ट पीरियड भी उसमें ऐड करें। एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि जब ऊर्जा सबसे अधिक हो तब मुख्य भोजन पकाएं, सामग्री पहले से तैयार करें और सफाई से पहले विश्राम करें। गतिविधि योजनाओं को करते समय नियंत्रण, क्या नियंत्रण करना है, स्थिर गति से शुरुआत करें। शरीर की सही मुद्रा, यानी शरीर का जो सही पोजीशन होना चाहिए। अक्सर उपयोग की जाने वाली, जो डेली रेगुलर जो यूज की जाती हैं वस्तुएं, उनको अपने पास रखें। अनावश्यक झुकने और चलने से बचें, यानी कि अगर पोछा आपको बैठ के लगाने से आप खड़े होकर भी लगा सकते हैं।
भारी और हल्के कार्यों को बारी बारी से करें, यानी पहले भारी काम करें, फिर हल्के काम करें, फिर भारी, फिर हल्के, बीच में रेस्ट पीरियड का भी टाइम आप निकालते रहें। पानी पीने और विश्राम के लिए विराम लें। दर्द या सांस फूलने पर ध्यान दें। ऐसा नहीं कि सांस फूल रही, दर्द हो रहा, तब भी आप लगातार काम करते जा रहे हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही, दर्द हो रही है, तो आप उस समय रेस्ट कर सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर कार्य को बदल लें। जैसे कि आवश्यकता पड़ रही है तो आप कामों को बदल भी सकते हैं। आई होप चीज़ें आप समझ गए होंगे। जो एनर्जी मैनेजमेंट है, इसके सिद्धांत क्या हैं, इसकी प्लानिंग क्या है, इसके स्टेप क्या हैं। जैसे कि पढ़ा था हम लोगों ने, जो टाइम मैनेजमेंट होता है, टाइम मैनेजमेंट हम लोगों ने कल पढ़ा। टाइम मैनेजमेंट है, एनर्जी मैनेजमेंट है, मनी मैनेजमेंट है। इसमें सबसे जटिल क्या होता है? एनर्जी मैनेजमेंट होता है। क्यों? क्योंकि एनर्जी में जो एनर्जी होती है, सब लोगों की, व्यक्ति की, सबकी एनर्जी अलग अलग होती है। अलग अलग कामों में अलग अलग एनर्जी लगती है। तो ये एनर्जी जो मैनेजमेंट होता है थोड़ा सा जटिल हो जाता है। जैसे टाइम मैनेजमेंट में क्या होता है? टाइम मैनेजमेंट में टाइम पता है कि आपके पास 24 घंटे हैं। जैसे आपको पता है आपको 24 घंटे हैं, तो 24 घंटे के ही अंदर आपको मैनेजमेंट करना है। मनी आपको पता है कि आपकी आय इतनी है, उसी के अकॉर्डिंग आपको बजट बनाना है, मैनेजमेंट करना है। लेकिन जो एनर्जी मैनेजमेंट है, इसमें नहीं पता होती कि एनर्जी कितनी है कि, और हर काम को लगने के लिए अलग अलग एनर्जी लगती है। हर काम को जब करेंगे तो आप अलग अलग एनर्जी लगती है, और हर व्यक्ति के पास अलग अलग एनर्जी होती है अलग अलग काम करने को। तो इसलिए एनर्जी अगर पूछा जाए कि टाइम मैनेजमेंट, एनर्जी मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट में सबसे जटिल मैनेजमेंट कौन सा होता है, तो एनर्जी मैनेजमेंट होता है। याद रखिए। आई होप चीज़ें समझ गए होंगे। एनर्जी मैनेजमेंट यानी कि कम ऊर्जा लगा के अत्यधिक काम करना। इसके प्रिंसिपल क्या हो सकते हैं, इसके सिद्धांत क्या है, इसकी प्लानिंग क्या है। और राइटर्स भी, हम लोगों ने कुछ राइटर्स भी पढ़े हैं जो इम्पोर्टेंट है, पूछे गए थे। सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, जो सिद्धांत हैं, प्लानिंग है, स्टेप है, सारी चीज़ें आप अरेंज कर लीजिए, लिख लीजिए। जितने भी प्लानिंग है, स्टेप बाय स्टेप हैं, वो पूछे जाते हैं, तो एक जगह आप नोट डाउन करते चलिए, ताकि आप इजीली तरीके से अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं। आई होप समझ गए होंगे। कल हम लोग पढ़ेंगे मनी मैनेजमेंट और वर्क सिंप्लीफिकेशन। दो चीज़ हमारा रह गया है। इनसे जो मनी मैनेजमेंट है, टाइम मैनेजमेंट है, एनर्जी मैनेजमेंट है, वर्क सिंप्लीफिकेशन से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो एक बार समझ लीजिए, चीज़ों को पढ़ लीजिए। आई होप आज की चीज़ें समझ में आई होंगी। कल की क्लास भी रिवाइज कर लीजिए, टाइम मैनेजमेंट और एनर्जी मैनेजमेंट। जो शॉर्ट नोट्स हैं 1 लाइनर में बनाते चलिए। जो PDF नोट्स हैं वो भी 1 लाइनर के ही हैं, तो आप इजी तरीके से आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। कल फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।